चलिए अच्छा देखते हैं अष्टक नियम की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। पहले देखा जाए ऐसे अणु जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की विषम संख्या होती है उन पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। जिन अणुओं में मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, उन पर ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। ठीक ना। जिन मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। आप चाहे जो प्रयास करेंगे, यदि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की विषम संख्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन किसी न किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनमें किसी न किसी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, सभी का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर NO है, NO2 है। अगर हम NO2 को देखें, इसका लिविज डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, अब उससे कहिए भाई बंद कर दे। तो देखा जाए, अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर यूज किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने मान लीजिए लोन पेयर के रूप में रखा है ना। अब उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ पार्टनरशिप में यूज कर लिया तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर यूज किया, 2 2 और 1 6, 5 उसके पास बचे। तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 7 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका है। ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें तो इसका 8 हो जाएगा। ऐसा कर दें, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें और इसको कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखिए ये तो यहां पर 2 4 6 और 2 8 तो इसके हो गए, इसके भी 2 4 2 6 2 8 हो गया। लेकिन इसके पास अब एक ही बचता है, यानी अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट। तो अगर जो है पूरे मॉलिक्यूल में विषम संख्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन किसी न किसी एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा। अर्थात हम कहें मॉलिक्यूल्स हैविंग जिन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन पर जो है ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। ऑक्टेट रूल डज नॉट अप्लाई टू द मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं दूसरी लिमिटेशन, मिटाएं। दूसरी लिमिटेशन देखिए, मिटा दें। बेटा नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 8 और 8, 16 और 7 कितना हो गया, 23। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विषम संख्या है। देखिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर यूज किया कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, एक को इधर कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, 3 को यूज किया 3 बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है। अब आप देखिए नाइट्रोजन के पास 2 4 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास देखिए 2 4 6 और 8 हो गए। इसमें देखिए तो यहाँ इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और ये 2 4 और ये 6 और यहाँ अकेला इलेक्ट्रॉन है 7।
ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ पार्टनरशिप किया, इसके पास 5 बचे हैं। तो आप देखिए इसका ऑक्टेट, इस आइटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में देखेंगे, इस मॉलिक्यूल में इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉनों को इसने इधर यूज किया है, तो इसके पास 2 4 6 8 हो गए, इसके पास 2 4 और ये 6 और ये 7 हो गए, इसके पास 2 4 6 और 2 8 हुए। यहाँ नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 1 7, अर्थात नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो आप चाहे जिस तरह से प्रयास करेंगे, मॉलिक्यूल में कोई न कोई एक आइटम ऐसा जरूर रहेगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। सभी आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक ना। देखा जाए आगे जो है अगला, अगर हम देखें दूसरी लिमिटेशन, जिन मॉलिक्यूल्स के पास जिन आइटम्स का एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, जैसे 3 4 वाले हैं, 5 वाले हैं, यानी जिनके एटॉमिक नंबर कम होते हैं 4 5 3, वो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अष्टक नियम कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने के लिए ही कॉम्बिनेशन करता है। लेकिन ऐसे आइटम्स जिनके आउटर सेल में हम कहें जिनके एटॉमिक नंबर छोटे हैं, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, जैसे लिथियम है 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम है 4 है, बोरान है 5 है, इनमें कम प्रोटॉन होते हैं, तो ये अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो होने के कारण ये अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करते हैं, ऑक्टेट रूल का उल्लंघन करते हैं। देखिए कैसे अगर हम बेरिलियम को देखें, बेरिलियम, लिथियम को देख लें, लिथियम तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इसका ये सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल है ना, सेकंड की 8 की क्षमता होती है, ये चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर ले तो इस पे 7 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये तो हमने लिख तो लिया, लेकिन क्या ये संभव है इन 7 इलेक्ट्रॉनों को, बाहर से प्राप्त 7 इलेक्ट्रॉनों को इसका छोटा सा न्यूक्लियस पकड़ पाएगा, होल्ड कर पाएगा कि नहीं? देखिए नहीं कर पाएगा। कैसे? अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें, इसके न्यूक्लियस द्वारा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 3 + 4 है। पहले सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया और दूसरे में 8 भर दिया ना, और इस पर आपने 7 नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो क्या इन 8 बाह्य कोश के 8 इलेक्ट्रॉनों को ये पकड़ पाएगा? इन पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिए, देखिए कितना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तो Z - सिग्मा होता है। Z की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? ये अंदर, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन 8 है, एक को छोड़ दीजिए तो 0.35 × 7 ना, ये हो गया, प्लस उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 0.85, यही तो होगा सिग्मा की वैल्यू, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 3 - 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15 और 3 × 18। हम कहें कि 1.8 प्लस 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17, 1.7 ये हो गया। ये हो जाएगा 3 - 5 और 8 7 15 के 5, 2 2 2 और 1 3। कहां पे गड़
किस पॉइंट पे, यहां पे, तो 5 सत्ते 35, 5 3 15, 16 17 18, अच्छा वो हो गड़बड़ कर दिया, 7 3 21 और 7 दूना 14 15 16, ठीक है, इधर वाला सही था। अब देखा जाए तो ये 1 हो जाएगा और 7 और 6 13 हो जाएगा, 2 और 1 1 2 और 1 3, ठीक है। अब देखिए जितना नाभिक का कुल प्रोटॉन है उससे कहीं ज्यादा स्क्रीनिंग है ना। अच्छा यहां ना, हाँ 7 3 21 22 23 24, ठीक है। तब भी जो है ये 5 हो गया और 7 4 11 और 3 और 1, ठीक। तब भी हम देख रहे हैं कि जितना का नाभिकीय आकर्षण में उससे ज्यादा स्क्रीनिंग है ना। चलो भैया गए, तो देखा जाए जितने का न्यूक्लियर चार्ज है जेड से कहीं ज्यादा सिग्मा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा भाई। आप किसी चीज को मान लीजिए कि 3 न्यूटन का बल लगा के अपनी तरफ खींच रहे हैं और अगला 4 न्यूटन का बल लगा के विरोध कर रहा है, तो आप खींच पाएंगे उसको? नहीं खींच पाएंगे। आप 3 न्यूटन का बल अपनी तरफ लगा रहे हैं और अगला 4 न्यूटन का आपके विपरीत लगा रहा है, तो वस्तु दूर चली जाएगी। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ बहुत कम होने के कारण इन 8 इलेक्ट्रॉनों को यह नाभिक अपने से जोड़ नहीं पाता है। यही स्थिति बेरिलियम में है, यही बोरान में है। क्लियर है ना। तो आप कहें जिन आइटम्स के न्यूक्लियर चार्ज स्मॉल होते हैं, या हम कहें जिनके इफेक्टिव उनका जो है छोटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं हो पाता। क्लियर है ना। लिख दें तो देखा जाए ड्यू टू हम कहें आइटम हैवी small number of protons in the nucleus could not hold 8 electrons in their outermost shell. ऐसा क्यों है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग, पुअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज ड्यू टू स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यह अत्यंत कम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण होता है, ड्यू टू स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ऐसा होता है। देखिए अब कुछ एग्जांपल, जैसे बेरिलियम है, BeCl2 बनाता है। BeCl2 इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इस बॉन्ड में है, तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बोरान में देखा जाए
यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 2 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, AlCl3 में देखा जाए इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, उसके पहले ये बॉन्ड फॉर्मेशन रोक देते हैं। जबकि जो है ऑक्टेट रूल कहता है कि जब तक इनके ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये कॉम्बिनेशन करते रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ऑक्टेट कंप्लीट होने के पहले ही कॉम्बिनेशन करना बंद कर देते हैं। कारण वही है, ये अपने आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं कर पाते। इनकी तो है कि कहीं अगर मौका मिला तो मेंटेन कर भी लेते हैं, जुगाड़ लगा के कहीं से ले दे करके क्षणिक समय के लिए ये तो मेंटेन भी कर सकते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए कोऑर्डिनेशन करके। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं कर पाता। मैग्नीशियम को देखा जाए, मैग्नीशियम भी अगर जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ईथर जो इसमें होता है, ईथर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं ना, तो ईथर का ये इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, ईथर का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है, दे करके इसको स्टेबलाइज करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन है, तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। ये मौका लग जाए कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो ये पूरा भी कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन ये तो नहीं कर पाता है। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल होती है इनके लिए। तो जिनके पास प्रोटॉनों की संख्या कम है वो सामान्यतः अपना ऑक्टेट हर समय पूरा करने में सक्षम नहीं होते, कुछ विशेष परिस्थिति में भले कहीं से कर लें, अदरवाइज नहीं। तो ये अष्टक नियम का उल्लंघन करते हैं। अगला देखा जाए आगे देखिए, जो बड़े वाली आइटम है, ऐसे आइटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं या वैकेंट डी सबसेल्स हैं, वो अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी कर लेते हैं, अपने अष्टक का प्रसार भी कर लेते हैं, अर्थात वो भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन करते हैं, ऑक्टेट रूल का उल्लंघन करते हैं। हम मिला जुला के कहें कि अष्टक नियम का दायरा बहुत सीमित है, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। ये कुछ ही, वो भी सेकंड थर्ड आवर के कुछ ही परमाणुओं पर लागू होता है, हर जगह यह लागू नहीं होता है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे कि अष्टक नियम का दायरा सीमित है, यह कुछ परमाणुओं पर ही लागू होता है। तो हम कहें ऐसे परमाणु जिनके वायु कोश में रिक्त डी कक्षक हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वो अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन करते हैं, अष्टक का प्रसार करते हैं तथा आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर लेते हैं। तो हम कहें आइटम्स हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स in the valence shell can expand their octet and maintain, या हम कहें and can have more than 8 electron in their outermost shell. अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देखे जाए,
तो PCl5 है, PCl5 में देखा जाए इसके पास 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड में मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। SF6 को देखा जाए, छह बॉन्ड है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। IF7 को देखा जाए, सात बॉन्ड है तो कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम देख रहे हैं ये अपने अष्टक का ऑक्टेट का एक्सपेंशन सरलता से कर ले रहे हैं, ये आसानी से अपने अष्टक का प्रसार कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन कर रहे हैं, अष्टक नियम का। अभी तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, ढीला हो जाता है, ये भी थनता है ना, जहाँ दौड़ा पकड़ाई दौड़ा दौड़ाई खेले तो सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग अष्टक नियम को इसी पे समाप्त करते हैं। अष्टक नियम खत्म। हाँ, जितने सहसंयोजक बंध कोई परमाणु बनाता है, ठीक है ना, या हम कहें कि कोई परमाणु रासायनिक सहसंयोजक बंध के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है उसी को हम कोवैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना, सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। जैसे मिटा दें, अब हम लोग आते हैं थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन की थ्योरियां देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में की थ्योरी देखेंगे, थ्योरी क्या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे आपका B2H6 है डाइबोरेन ना, उसमें जितने बॉन्ड हैं उसका जस्ट 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं। अभी आने दीजिए, वहां का है भी पढ़ना चाहते हैं, अब बाकी अगर इच्छा है तो देख लीजिए, लेकिन वो चीजें वही डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी इसको हमें आगे पढ़ाना है, फिर अभी एक बार बता दें तो फिर आगे बताएं। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को यूज करके BH3 बनाता है, ठीक। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, और B2H6 के फॉर्मेशन में देखिए, ये BH3 है, BH3 और अगला BH3 है ना। अब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन इसमें भी दे दिए जाते हैं, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसमें भी, यही इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों से, ये 2 परमाणुओं से, हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों से, ये 2 परमाणुओं से जुड़ लेता है 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है। यही दोनों इलेक्ट्रॉन इससे भी यूज करता है जोड़ने के लिए, ऐसे। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये 2 जगह यूज कर लेता है। ये जो बॉन्ड है बीच के, यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, या बनाना बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग जब डाइबोरेन पढ़ेंगे, ये आने दीजिए आगे तो डिस्कस करें। हाँ, अभी एक बार यहाँ या तो हल्का फुल्का बताने से कोई मतलब नहीं है, वहां विस्तार से चर्चा करेंगे, और यहाँ पे भी टाइम दे, वहां पे भी ठीक नहीं ना, वहीं देखा जाएगा। देखा जाए अब थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
सहसंयोजक आबंधन के सिद्धांत। हम लोग हमारे सिलेबस में जो थ्योरीज हैं उनमें दो थ्योरी पढ़ेंगे, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये VBT शॉर्ट में इसको कहते हैं, ठीक है। देखा जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन जो है दो समूह साइंटिस्टों के दो समूहों द्वारा किया गया था। एक क्लास ऐसा था साइंटिस्ट का एक समूह जिसमें हिटलर और लंदन दो मुख्य लोग थे, और दूसरा टीम था पाउलिंग एंड स्लेटर का। तो हिटलर, लंदन और पाउलिंग स्लेटर द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। हिटलर लंदन की थ्योरी हम अलग पढ़ते हैं, पाउलिंग स्लेटर की अलग, दोनों थ्योरियों को मिला करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना दी गई। तो देखा जाए इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रपोज्ड बाय, प्रतिपादित किया गया बाय हिटलर लंदन ये 1927 एंड पाउलिंग स्लेटर, नीचे लिख देते हैं, उधर शायद मैं लिख रहा हूं, पाउलिंग स्लेटर 1931। तो 1927 और 1930 में ये दो साइंटिस्टों का समूह था, ये दो लोग हैं, इन दोनों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। हिटलर लंदन ने जो थ्योरी दी, जिसे हम हिटलर लंदन थ्योरी भी कहते हैं, और इसको पाउलिंग स्लेटर थ्योरी, दोनों को मिला करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिटलर लंदन ने अपने थ्योरी में अपने हिस्से में क्या बताया था, सहसंयोजक बंध यानी कि रासायनिक आबंधन की क्या शर्तें हैं, किन परिस्थितियों में कोई परमाणु रासायनिक आबंधन करता है या सहसंयोजक बंध बनाता है, और बंध निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनता है, ये बताया था। पाउलिंग स्लेटर ने अपने हिस्से में क्या बताया, इन्होंने जो है बंध की प्रबलता, बॉन्ड की स्ट्रेंथ और उसके डायरेक्शनल नेचर, उसकी दिशात्मक प्रकृति को बताया था, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया, क्या बताया था, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और दूसरा जो है इन्होंने बताया प्रोसेस, जो प्रोसेस है बॉन्ड फॉर्मेशन का, प्रोसेस किस प्रक्रिया के तहत बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, बॉन्ड निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, इसको बताया, और जो प्रक्रिया है को सहसंयोजक बंध निर्माण में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्रिया विधि क्या है, इसको बताया। इन्होंने अपने हिस्से में क्या बताया था, इन्होंने स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और क्या बताया था, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताया और बंध की दिशात्मक प्रकृति बताया, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड बताया, ठीक ना। ये दो चीजें बताया और दोनों को एक साथ मिला करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाया, क्योंकि अभी सहसंयोजक बंध के लिए बताया गया, यह भी सहसंयोजक बंध के लिए, दोनों को एक साथ करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग अब ये थ्योरी कहती क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें पहले हम इनके हिस्से को देखेंगे, फिर बाद में इनके हिस्से को देखेंगे। तो आगे देखा जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मिटाएं है
ये बेटा तुम्हारा माइक क्या हुआ, जो हेडफोन था है? तो उससे बात आवाज भी जाती है ना, चलो खा लाना तो उसको भी लगा पड़ जा, कान में झनझनाता है ज़्यादा ही। तो तुम्हारा हेडफोन लगा के पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार पहला इनका कहना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? इनका कहना है कि रासायनिक आबंधन के लिए यह आवश्यक है कि संयोजन करने वाले, कॉम्बिनेशन करने वाले आइटम्स के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फिर से ध्यान दीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग आइटम्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रासायनिक आबंधन के लिए यह आवश्यक है कि संयोजन करने वाले परमाणुओं के पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। पहली कंडीशन, फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन it is necessary that the combining items must have at least one अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनका कहना है कि रासायनिक आबंधन के लिए यह आवश्यक है कि संयोजन करने वाले परमाणुओं के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आगे इनका क्या कहना है कि ऐसे परमाणु या ऐसे कक्षक जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, इनका कहना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं, जिस कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केवल बॉन्ड बनाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे कक्षक जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो